हाय एवरीवन। आज हमारा कंप्लीट हिस्ट्री थ्रू PYQ फॉर एसएससी जीडी एग्जाम 2025 का लेक्चर नंबर 6 है। हम लेक्चर नंबर 5 तक कर चुके हैं। अभी जिन्होंने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है या उससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो अगर आप शुरू से लेक्चर नहीं देखोगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 ऐसे सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप पूरा लेक्चर सीक्वेंस में देखो। और देखो, जो लेक्चर देख चुके हैं आप सभी को पता है कि हम 200 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। हम 94 क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक। हमारे बाद बाकी के क्वेश्चंस 106 क्वेश्चंस बचे हैं और इसके इन क्वेश्चंस के थ्रू जितनी अभी हमारी हिस्ट्री रह गई है हम सारी कवर कर लेंगे। और आप सभी को पता है कि ये सिर्फ जीडी के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, ये कोई भी एसएससी एग्जाम देने चले जाना, रेलवे एग्जाम देने चले जाना या कोई भी वनडे एग्जाम देने चले जाना, सभी के लिए उतना ही यूजफुल है। टोटल ये हमारे 10 लेक्चर्स हैं और 10 लेक्चर्स लगभग हम 10 घंटे में कवर करेंगे। तो कहने का मतलब एक लेक्चर हमारा 1 घंटे का है, तो हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये 6th लेक्चर है। और एक और बात बता दूं, व्हाट्सएप चैनल है एक, ठीक है, और एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देखो जो पीडीएफ वगैरह होती हैं वो टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, जो भी अपडेट है, पीडीएफ है नोट्स वगैरह की, वो सारी कहाँ मिलेंगी आपको? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। व्हाट्सएप चैनल पर हम बहुत सारी चीज़ें अपडेट से रिगार्डिंग, ठीक है, गाइडेंस से रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको किस एग्जाम में क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हम गाइड करते रहते हैं उस व्हाट्सएप चैनल पर। तो ये दोनों ज़रूर से ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। दोनों की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। 95 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। प्रपोज्ड बाई अ लॉर्ड लिटन, देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया, गवर्न 1876 टू 80 तक। बेसिकली लॉर्ड लिटन वाइसरॉय जो रहा था 1876 से 80 तक रहा था। द एक्ट वाज इंटेंडेड टू प्रिवेंट द वर्नाकुलर प्रेस from expressing criticism of British policy, notably the opposition that had grown with the outset of the second। तो सेकंड कौन सा वॉर था? वो एंग्लो अफगान वॉर था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कौन सा वॉर था वो? एंग्लो अफगान वॉर था। लॉर्ड लिटन तत्कालीन भारत के वाइसरॉय द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेसों को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना था। विशेष रूप से द्वितीय मतलब की शुरुआत के साथ ही विरोध बढ़ गया था। बेसिकली ये जो आपका द्वितीय एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, इसकी वजह से विरोध बढ़ गया था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे। उसमें मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है। वो बेसिकली क्या था? ठीक है, कुछ नहीं था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर थे, तो उसमें अगर कोई भी न्यूज़पेपर कुछ भी चीज़ छापता है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली बात है कि अगर परमिशन लेंगे तो वो तो छापने नहीं देंगे जो उनके खिलाफ होगा। ठीक है, तो देखो हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर लिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर लिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है वाइसरॉय, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो वाइसरॉय हम कवर कर लेते हैं अब। तो देखो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था? मैंने आपको लॉर्ड कैनिंग तक पढ़ाया था। हमारे अब आ जाते हैं वाइसरॉय। मैं आपको कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ? मैं लॉर्ड कैनिंग तक पढ़ा चुका हूँ। अब हम वाइसरॉय के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, आपका जो लॉर्ड कैनिंग था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो जाता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1878 आता है, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और क्राउन रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और फिर यही जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो आपका एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही क्या बना दिया जाता है? वाइसरॉय बना दिया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंजेस कर दी जाती है, लेकिन हमें वो सब चीज़ जानने की जरूरत नहीं है। बस ये समझो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, इसी को नाम बदल के वाइसरॉय कर दिया। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय कब बना था? देखो 1848 से लेके मैंने आपको पढ़ाया था 1856 तक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? आपका डलहौजी था ना, डलहौजी था। उसके बाद 1856 से ये आता है। ठीक है, और 1862 तक रहता है। तो बेसिकली आपको इसमें ये पढ़ना है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी आपका ये लॉर्ड कैनिंग था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल
सॉरी फर्स्ट वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। तो 1858 में ये वाइसरॉय बनता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब वाइसरॉय के टाइम पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपसे सॉरी कैनिंग के टाइम पे, तो कैनिंग के टाइम पे देखो सबसे पहले इनकम टैक्स फॉर सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो इसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। अगर आपको पढ़ना हो, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और देखो पहला हाई कोर्ट बना था 1862 में, तो इसी के टाइम पीरियड में बना था। फर्स्ट हाई कोर्ट था कैलकटा हाई कोर्ट, 1862 में फर्स्ट हाई कोर्ट बना था कैलकटा हाई कोर्ट, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वाइसरॉय आता है, एक एलिगिन करके था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से सवाल नहीं बनते। एक लॉरेंस आता है, वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है एक मायो करके था, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, लिख लो उसे। दूस लॉर्ड मायो, देखो लॉर्ड मायो का टाइम पीरियड था इसका कब से कब तक था, इसका 62 तक था, लेकिन 62 से 69 के बीच में बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, दो वाइसरॉय और आते हैं, तो वो पेपर में उनसे ज़्यादा सवाल बनते नहीं है, लेकिन लॉर्ड मायो से बनता है ये 1869 से लेके 72। क्यों? क्योंकि देखो इसने फर्स्ट सेंसस कराया था 1872 में। देखो मैं आपको सेंसस में कभी कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा अभी। फर्स्ट सेंसस डन इन इंडिया, देखो सेंसस में आप एक चीज़ याद रखना कि अगर आपसे फर्स्ट सेंसस पूछ लिया जाए यहाँ पर, तो 1872 में हुआ है, लेकिन अगर आपसे फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस पूछ लिया जाए तो वो अभी हम लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था, वो भी हम देखेंगे 1881 में। अभी इसके बाद जब हम रिपन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखेंगे इसने पहला सेंसस कराया था, लेकिन अभी हर 10 साल बाद जो सेंसस होता आ रहा है वो रिपन रिपन ने कराया था। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस लॉर्ड रिपन ने कराया था, लेकिन अगर फर्स्ट सेंसस की बात करी जाए तो लॉर्ड मायो ने कराया था, ठीक है। और ये अकेला ऐसा वाइसरॉय था जिसकी हत्या कर दी गई थी अंडमान में, ठीक है, तो ये भी याद रखना। ओनली वाइसरॉय मर्डर्ड इन इंडिया, इंडिया में भी कहाँ पर, अंडमान में। तो यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करके आप नोट करो, मैं इसे रफ करता हूँ। लॉर्ड मायो के बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड मायो 1872 से 1876 तक एक आता है नॉर्थ ब्रुक, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आता है लिटन, लिटन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हेडिंग डालो, लॉर्ड लिटन, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 76 से लेके 80 तक। और इसके बारे में सबसे पहले तो एक बर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था, जो आप कई बार अपने पीछे भी क्वेश्चन में देखा होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ, 1878 में। ईयर पता होनी चाहिए, कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है तो सवाल में ईयर पूछ लेता है, ठीक है। और मैंने ये बता चुके हैं कि कुछ नहीं था, न्यूज़पेपर को रिव्यू के लिए ये था। और लॉर्ड लिटन के बारे में आपको और क्या पता होना चाहिए, इसके टाइम पे सेकंड एंग्लो अफगान वॉर भी हुआ था, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर भी हुआ था, जो आपका 1878 से लेके 80 तक चला था, अभी जो पीछे हमने डिस्कस भी किया था, सवाल भी था, ठीक है। और एक आर्म्स एक्ट आया था, एक आर्म्स एक्ट आया था आपका 1878 में। देखो या तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेंगे कि आर्म्स एक्ट कब आया, लॉर्ड लिटन से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आर्म्स एक्ट आया था तो उस वक्त वाइसरॉय कौन था, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आर्म्स एक्ट कुछ नहीं था, आर्म्स एक्ट ये था कि
इंडियंस जो हथियार वगैरह रखते हैं, बंदूक वगैरह, जो आर्म्स होते हैं, उनको रखने के लिए बहुत ज़्यादा लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी कि वो इंडियंस रख ही ना पाएँ, ठीक है। ये आर्म्स एक्ट था। और इसने एक दरबार ऑर्गेनाइज किया था। एक मिनट लिख लो। 1877 में इसने एक दरबार ऑर्गेनाइज किया था, किसको, एक क्वीन विक्टोरिया को अक्नॉलेज करने के लिए किया था, एज इम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक, यही कभी कभी सवाल बन जाता है कि दिल्ली में दरबार किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो लिटन ने किया था। ऑर्गेनाइज अ दरबार, दरबार इन दिल्ली, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार इन दिल्ली, और किसको अक्नॉलेज करने के लिए, क्वीन विक्टोरिया को, क्वीन विक्टोरिया के लिए, क्वीन विक्टोरिया के लिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद लॉर्ड लिटन हो गया। फिर 80 के बाद रिपन आता है, ठीक है। रिपन इम्पोर्टेंट है। हम्म, इसे मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद आता है रिपन, ठीक है। अभी रिपन के बारे में क्या याद रखना है, इसका टाइम पीरियड अगर देखो देखना चाहो तो देखो, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में कभी टाइम पीरियड नहीं पूछता है। लेकिन अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो कोई सवाल बनता है, जैसे कि आपसे पूछे कि 1878 में आपका आर्म्स एक्ट आया, तो बताओ कौन था वाइस रॉय। लेकिन अगर आपको उस वक्त वाइस रॉय नहीं पता, लेकिन उसका टाइम पीरियड पता है कि इस टाइम पीरियड पे तो लॉर्ड लिटन था, तो आप आंसर लगा दोगे। तो इसलिए आपके रेफरेंस के लिए, अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हो, तो ये टाइम पीरियड इज नॉट इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और यहाँ पर लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसको फादर ऑफ ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, फादर ऑफ ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसको फादर ऑफ ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ऑफिशियल सेंसस कब हुए थे, 1881 में। देखो, अगर सेंसस की बात की जाए तो किसने कराया था, मायो ने कराया था 1772 में। लेकिन ऑफिशियल सेंसस जो हर 10 साल बाद होते आ रहे हैं अब, तो वो किसने कराए थे, रिपन ने कराए थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक हंटर कमीशन आया था इसके टाइम पीरियड पे ही, हंटर कमीशन 1882 में। देखो, एक हंटर कमीशन 1882 में आता है, एक हंटर कमीशन आएगा जलियांवाला बाग मैसकेयर जो हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट करने, तो ध्यान रखना ये दोनों चीज़ें। रिपन के बाद आता है डफरिन। डफरिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके टाइम पीरियड पे आपकी आईएनसी क्या हुई थी, आईएनसी आपकी फॉर्म्ड हुई थी। डफरिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके टाइम पे आईएनसी फॉर्म्ड हुई थी। डफरिन के बारे में लिख लो, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। ये है आपकी 1884 से लेके 88 तक। और इसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। अब आईएनसी के बारे में तो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी कब, 1885 में, ठीक है। और डफरिन ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, वो भी मैं करा चुका हूँ, तो यहाँ मुझे कराने की जरूरत नहीं है। अ बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ठीक है। और डफरिन के बारे में आपको इतना पता है, ठीक है, काफ़ी है। डफरिन के बाद आपका कर्जन आएगा। कर्जन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब बेसिकली कर्जन थोड़ा लेट आता है, लेकिन बीच में कुछ हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, जो कर्जन का टाइम पीरियड है वो 1899 से लेकर 1905 है। तो बेसिकली बीच में एक दो वाइस रॉय है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, हम वाइस रॉय वही करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद डफरिन के बाद आता है कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। और इसका टाइम पीरियड था 1899 से
1899 से 1905, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक सवाल जो मैंने देखा है कि हजारों बार बना है, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स में, वो है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था आपका 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुए, कब हुआ था हमारा? 1905 में। और अ, बस यही पूछा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो 1905 में हुआ है। और उस वक्त वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। और एक चीज़ और याद रख लो इससे रिलेटेड, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कलकत्ता बंगाल से, ठीक है। इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट कहाँ से? 1905 में, इसको अपोज करने के लिए कलकत्ता बंगाल से। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लॉर्ड कर्जन हो गया आपका। लॉर्ड कर्जन के बाद अच्छा 1906 में हाँ एक फॉर्मेशन होता है, चलो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। एक एक और डालो हेडिंग, मतलब एक और वाइसरॉय के बारे में पढ़ो, लॉर्ड मिंटो सेकंड। लॉर्ड मिंटो सेकंड, देखो ये क्यों लिखवा देता हूँ मैं बता देता हूँ। इसके टाइम पर जो मुस्लिम लीग थी उसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो पूछ सकता है कि जब मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हुई थी तो उस वक्त वाइसरॉय कौन था? फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब? 1906 में। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब हुआ? 1906 में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 19 इसका टाइम था 1906 से लेके 1910, और फिर 1910 से लेके 1916 तक आपका आता है हार्डिंज सेकंड। हार्डिंज सेकंड इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस वक्त गांधी जी वापस आए थे। चलो लिखते हैं। हम्म, लॉर्ड हार्डिंज सेकंड। और यहाँ पर इनका टाइम पीरियड था 1910 से लेके 1916, ठीक है। और इसका क्यों इम्पोर्टेंट है? गांधी जी भारत आए थे 1915 में, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जब गांधी जी वापस आए थे तो उस वक्त इंडिया में वाइसरॉय कौन था, ठीक है। तो 1915 बेसिकली एग्जैक्ट डेट की बात करें तो मैंने आपको लिखवाया भी है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए थे? वापस आए थे, कैम बैक टू इंडिया, की वेक टू इंडिया, ठीक है। और एक और चीज़ जो हार्डिंज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसने कैपिटल ट्रांसफ़र करी थी कैलकाटा से दिल्ली। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। और कब करी थी? 1911 में। तो देखो जरूरी नहीं है कि आपसे वाइसरॉय पूछे, आपसे पूछे कि कैलकाटा से दिल्ली बाई कब हुई थी शिफ्ट, तो 1911 में ऐसे डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, और किसके टाइम पीरियड पर हुई थी ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हार्डिंज हो गया। और आप चैलम्सफोर्ड आता था 1916 की, चैलम्सफोर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो चैलम्सफोर्ड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ है क्योंकि लॉर्ड चैलम्सफोर्ड 1916 से लेके 1921 तक। अब देखो सबसे पहले तो मॉन्टेगो चैलम्सफोर्ड रिफॉर्म आते हैं, ठीक है। तो वो तो नाम से ही आप पता चल जाएगा आपको कि उस वक्त वाइसरॉय कौन था। मॉन्टेगो चैलम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। और कब आए थे ये? 1919 में आए थे। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। और
आपको क्या पता होना चाहिए? जलियांवाला बाग मैस्केयर के बारे में पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग मैस्केयर, जलिया वाला बाग मैस्केयर के बारे में पता होना चाहिए आपको। जलियांवाला बाग मैस्केयर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और बेसिकली जलियांवाला बाग मैस्केयर जो था वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट रूलेट एक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैं करा चुका हूँ आपको, है ना। जलियांवाला बाग मैस्केयर के बारे में, बैसाखी का दिन था, अमृतसर में हुआ है। ठीक है, गवर्नर सॉरी जनरल डायर ने गोली चलाने की परमिशन दी थी। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। और एक तो आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए और किसके टाइम पीरियड पे हुआ है ये भी पता होना चाहिए। एक होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1916 में। तो देखो, बहुत रेयर चांस है कि आपसे पूछे कि होम रूल मूवमेंट कौन था उस वक्त वाइसरॉय, लेकिन पूछ सकता है। लेकिन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि होम रूल मूवमेंट किस कब हुआ था। 1916 में बीजी तिलक ने शुरू किया था और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अब देखो, इन्होंने शायद अप्रैल में किया था, अब एग्जैक्ट थोड़ा मुझे याद नहीं है। अप्रैल में किया था इन्होंने शायद, सितंबर में किया था। बट एक बार आप गूगल कर लेना ये वाली चीज़, ठीक है। ये वाली चीज़ गूगल कर लेना कि पहले बीजी तिलक ने किया था, ये मैं कंफर्म हूँ। लेकिन आ, कौन से मंथ में, ये थोड़ा सा डाउट में हो, तो ये आप गूगल करके देख लेना एक बार, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि किसने पहले स्टार्ट किया था, है ना। मंथ एक बार को ना पूछे, लेकिन किसने पहले स्टार्ट किया था ये पूछ लेगा। चैलम्स फोर्ड भी देख लिया है ना। जस्ट वेट अ सेकेंड। चैलम्स फोर्ड के बाद कौन आता है? हम्म, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कुछ चीज़ें करानी है। 19 कुछ चीज़ें और हुई थी, ठीक है, चैलम्स फोर्ड के टाइम पे। वो नोट डाउन कर लो, सॉरी। देखो, एक और चीज़ हुई थी ना आपसे। 1919 में हंटर कमीशन आया था, उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जलियांवाला बाग को। तो देख लेना, मतलब पहले ये लिख लेना कि जलियांवाला बाग मैसकेयर करने के लिए 1919 में ही एक आपका हंटर कमीशन आया था। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा कमीशन जलियांवाला बाग मैसकेयर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। तो हंटर कमीशन आया था 1919 में। तो उस वक्त अगर आपसे वाइसरॉय पूछे तो चैम्सफोर्ड ही था। और आपको एक और चीज़ है कि जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था वो भी 1919 में ही हुआ था ना। खिलाफत मूवमेंट भाई, जो अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत मूवमेंट हुआ था, शायद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बॉम्बे से हुआ था। तो ये खिलाफत मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बॉम्बे से। भाई अली ब्रदर, भाई अली ब्रदर, ठीक है। शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे। उसके बाद इसी के टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपसे सवाल ये बने कि कौन था वाइसरॉय। लेकिन अब ये सवाल जब जरूर बन जाएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था वो कब हुआ था। लेकिन 1% चांस ऐसा भी है कि आपसे वाइसरॉय पूछ ले कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था तो उस वक्त वाइसरॉय कौन था। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर भी करा रहा हूँ आपको। वैसे तो मैंने गांधी जी वाला जो हमने करा था तो वहाँ पर हमने देखा था। और आपका रोलेट एक्ट आता है एक, रोलेट एक्ट आता है आपका। रोलेट एक्ट कब आता है बताओ आपका? 1919 में। तो उस वक्त वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और रोलेट एक्ट में आपको बता चुका हूँ कि पावर दे दी गई थी पुलिस को कि आप अरेस्ट कर सकते हो किसी को विदाउट कि उसको बताए कि भाई हम तुम्हें क्यों कर रहे हैं, और 2 साल तक उसे जेल में रख सकते हो। ठीक है, इस तरह का ये लॉ लेके आए थे। ठीक है, और चैम्सफोर्ड के बारे में ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, लॉर्ड रीडिंग।
देखिए ये टॉपिक वाइसरॉय वाला मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा सा लग जाएगा इसमें। ठीक है, आप बोलोगे भैया अभी एक सवाल हुआ है और इतना टाइम हो गया, लेकिन ये वाइसरॉय से बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेके 1926 तक था ये। और इसके टाइम पीरियड पे एक चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था इसके टाइम पे। क्या हुआ था, एक चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था कब, 1922 में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक स्वराज पार्टी बनी थी। फिर बोलूँगा कि आपसे ज़रूरी नहीं है कि ये पूछे कि स्वराज पार्टी बनी थी उस वक्त वाइसरॉय कौन था, ज़्यादातर यही पूछता है कि स्वराज पार्टी कब बनी थी, लेकिन हाँ पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी बनी थी उस वक्त वाइसरॉय कौन था, इसलिए करा रहा हूँ। स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में। अच्छा, आपको पता है ये जो स्वराज पार्टी बनी थी ये क्यों बनी थी? देखो, जो आपका चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था उसके बाद गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसे वापस ले लिया था। तो बहुत सारे लोग उससे नाराज़ हो गए और बोला कि आपने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों वापस ले लिया। तो फिर वो अलग हो गए और उन्होंने एक अपनी खुद की पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। एक थे मोतीलाल नेहरू इसके फाउंडर, और एक आपको नीचे कमेंट करके बताने हैं कि और कौन थे। एक मोतीलाल नेहरू थे, एक और थे, बताओ कौन थे। ठीक है, बाद में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में। और आपका एक काकोरी ट्रेन रॉबरी जो हुई है वो भी 1920 इसी के टाइम पीरियड पर हुई थी। काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में। ठीक है। और लॉर्ड रीडिंग बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है इरबिन। इरबिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइमन कमीशन आया है, गांधी इरबिन पैक्ट हुआ था। ठीक है। 1926 से लेके 31 तक इसका टाइम पीरियड था। ठीक है। हाँ। और ये साइमन कमीशन आया था इसके टाइम पीरियड पे। 1928 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। और लाहौर सेशन हुआ था एक 1929 में। मैं आपको बता चुका हूँ लाहौर सेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए पूछ सकता है कि उस वक्त वाइसरॉय कौन था। लाहौर सेशन हुआ था आपका जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात हम पढ़ चुके हैं जब हमने आईएनसी के सेशन देखे हैं। उसके बाद डांडी मार्च जो हुआ था, आपको पता है जो डांडी मार्च हुआ था वो, देखो अगर एग्जैक्ट डेट भी पूछ ले तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर डांडी मार्च हुआ था उस वक्त वाइसरॉय कौन था आपका, इरविन था, ये पता होना चाहिए। और देखो एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। मैं जब आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इरविन हो गया। इसके बाद ब्लिंगटन आता है। ब्लिंगटन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ब्लिंगटन के बाद लिन लिटगो आता है। लिन लिटगो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया, क्विट इंडिया मूवमेंट आया। चलो ठीक है, मैं आपको करा देता हूँ। हम्म, देखो ये इसका टाइम पीरियड था यहाँ पर आपका 31 तक, 31 से 36 तक आता है ब्लिंगटन, लेकिन वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है 36 से 44 आपका लिन लिट गो। लिन लिट गो इम्पोर्टेंट है, वो हेडिंग डाल लो, लॉर्ड लिन लिट गो। कब से कब तक आता है ये, 1836 से लेके 44 तक आता है। 1836 से लेके 44 तक आता है। और देखो यहाँ पर अगस्त ऑफर आता है, एक अगस्त ऑफर जिसमें डोमिनियन स्टेटस स्टेटस देने की बात होती है 1940 में। उसके बाद एक क्रिप्स मिशन आता है आपका। क्रिप्स मिशन में आपको बता चुका हूँ। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में। एक आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट आता है 1942 में। ठीक है। उसके बाद है आपका लॉर्ड बेवल।
1944 से लेके 47 तक था। और लॉर्ड बेबल बस इतना सा इम्पोर्टेंट है, इसके बाद आता है लॉर्ड बेबल। ठीक है, लॉर्ड बेबल आपका 1944 से लेके 40, सॉरी हाँ, लॉर्ड बेबल 47 तक रहा है। और कैबिनेट मिशन प्लान आता है इसके टाइम पे, कैबिनेट मिशन प्लान आता है इसके टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद भारत का लास्ट वाइस रॉय आता है, ब्रिटिश वाइस रॉय बोल सकते हो उसे। ठीक है, भारत का लास्ट ब्रिटिश वाइस रॉय। बस ऑलमोस्ट हमारे वाइस रॉय होते हैं ख़त्म। भारत का यहाँ पर लास्ट वाइस रॉय आता है लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से लेके 1948 तक। पहली बात तो ये लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया था। जब देश आज़ाद हो गया तो वाइसरॉय को दोबारा से क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कर दिया गया था। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कर दिया गया। ठीक है, और जो पार्टीशन हुआ था उसमें पाकिस्तान का और इंडिया का, उसमें इसकी अहम भूमिका थी। तो यहाँ से भी सवाल बनता है। फिर उसके बाद एक लास्ट आपके गवर्नर जनरल बनते हैं सी गोपालाचारी, सी गोपालाचारी, सी गोपालाचारी। ये फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। आप बोल लो, फर्स्ट बोल लो, या इनके बाद कोई बने ही नहीं तो ये ओनली थे, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और बेसिकली लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया भी यही थे। ठीक है, इनके बाद फिर ये गवर्नर जनरल वगैरह सब खत्म कर दिया गया क्योंकि हमारा देश हो गया था आज़ाद। ठीक है, तो अब हमने ये 22 रॉय पूरे देख लिए। इतने 22 रॉय कर लोगे, अब हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया। हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, हमने गवर्नर ऑफ बंगाल किए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए हमने। अब हमने ये 22 रॉय भी ख़त्म कर लिए। ये मान लो वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक होता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि हमें इसमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं, कितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं है। तो वो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब ये जितना मैंने इन तीनों टॉपिक में कराया है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। आपके जो सवाल बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम द 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इंटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम पीरियड कवर्स परसेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो देखो, शायद मैं ये कराना चाह रहा था। ये 99% जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है ना, जो ये आपका पैलियोलिथिक वाला पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक पीरियड, ये ह्यूमन पूरा पूरा पाषाण काल बोलते हैं जिसे, जो कोई जिसका टाइम पीरियड आज से 2 मिलियन ईयर एगो से लेके 12,000 ईयर एगो तक माना जाता है। ये भारत की जो ह्यूमन हिस्ट्री है ना, भारत की नहीं सॉरी, जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसका 99% ये कवर करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 99 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें ऐसे आपको कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद है रोल एक्ट ऑफ 1919। रोल एक्ट granted the British colonial government the power to arrest and detain Indian without trial who was the British Viceroy of India at that time। अभी हम वाइसरॉय पढ़ के आए हैं तो अभी तो आपको पता ही होगा। ठीक है, वो कौन था बताओ, वाइसरॉय बताओ। रोल एक्ट किसके टाइम पीरियड पे आया था, तो रोल एक्ट टाइप का आया था चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, CBA। ठीक है, बिंदुसार। सेकंड पूछा था ना, हाँ। हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ चुके हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो लिखे थे दो नेशनल एंथम, एक भारत का और एक बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, किसने लिखा है? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर आपका लिखा है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड? किस ईयर में आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, तो जब अभी हम लिटन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और 1878 में ही आपका आर्म्स एक्ट आया था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग द कलिंगा वॉर वाज फॉट? देखो इतने आसान सवाल भी पूछ लेता है। कलिंगा वॉर अशोक के टाइम पे हुआ था, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग का युद्ध लड़ा गया? तो कौन था वो? आपका अशोक था। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी एडमिटेड टू द इंडियन सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहला भारतीय था? ठीक है, तो बताना है आपको कि इसका आंसर क्या है। तो वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये फर्स्ट इंडियन थे जो इंडियन सिविल सर्विस में, जो जिस टाइम जो ब्रिटिश इंडिया थी उसके टाइम पे ये फर्स्ट इंसान थे जिन्हों जो एज अ सिविल सर्विस फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती मतलब इनका सिलेक्शन हुआ था, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में, फर्स्ट इंडियन थे टू बी सिलेक्टेड इन इंडियन सिविल सर्विस। ये चीज आपका याद पता होना चाहिए, और इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए एक संगठन की स्थापना की, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा समाज था वो? आर्य समाज था। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि हिंदू रिफॉर्म्स के लिए वो लेके आए थे। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1923 वाई द? जो आपका रेडियो ब्रॉडकास्ट था वो 1923 में स्टार्ट हुआ था, किसने किया था? भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में किसने की थी? तो ये आपका किया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। और इसके बारे में आपको इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कब से शुरू हुआ? 1923 से। किसके द्वारा किया गया? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। बस ये दो सवाल बनेंगे और दोनों आपको पता होने चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर वाज हेल्ड एज इंडियन नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट? तो मैंने आपको बताया था ना, नेपोलियन ऑफ इंडिया, जब हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे थे, समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो ये सारे सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर? जो गांधी इरविन पैक्ट था वो किस ईयर में साइन हुआ था, ये आपको ध्यान बताना है। तो गांधी इरविन पैक्ट हम अभी इरविन करके आए हैं, तब भी देखा है हमने, और जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ा था तभी भी हमने देखा था। गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, जिसके बाद गांधी जी राजी हो जाते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग ग्रीक रूलर्स सेड मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? मतलब मेगास्थनीज को जो चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें कोर्ट में भेजा था, किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? आपका एक तरह से जनरल कमांडर था आपका किसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट का। वो सेल्यूकस निकेटर को से लड़ता है, सेल्यूकस निकेटर उसे हरा देता है। फिर सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी हुई हेलिना, उसकी शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है, और मेगास्थनीज को भी उसके कोर्ट में भेज देता है। और मेगास्थनीज आपको एक बुक लिख के देता है, इंडिका, जिससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है उस वक्त के भारत के बारे में, मॉडर्न एम्पायर के बारे में। तो ये इंडिका बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और हम पूरा देख चुके हैं मॉडर्न एम्पायर अच्छे से, तो अब आप देखो कि मॉडर्न एम्पायर पढ़ना आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर was झांसी एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? देखो मैंने आपसे बताया था आपको पहली स्टेट पता होना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट स्टेट पता होना चाहिए, और एक झांसी पता होना चाहिए। और वहां पे मैंने आपको 1853 बताया था, लेकिन यहाँ 1853 इन्होंने जब ऑप्शन दिया था तो ऑप्शन में नहीं था, तो यहाँ पर फिर हम 1854 लगाएंगे। ठीक है। स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षवर्धन कोर्ट एंड लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ई से? तो देखो जो हर्षवर्धन के टाइम पर एक आपका फॉरेन ट्रेवलर आया था, चाइनीज ट्रेवलर, जब हम हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कौन था वो? हियान ती सेंग। कौन था वो? हियान
तीसैंग। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ह्यान तीसैंग को ही किस नाम से जाना जाता था, जुआंग जैंग के नाम से, जुआंग जैंग के नाम से। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जुआंग जैंग। ठीक है, तो इसने भारत में काफी टाइम तक रहा, और जो मतलब मैंने आपको एक इसकी किताब भी बताई थी ना, सी यू की, उसी किताब के बारे में इसने जो भी देखा वो सारी चीजें इसने वर्णन किया है सी यू की में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सुंगा डायनेस्टी, इनमें से किसने सुंगा डायनेस्टी फाउंड की थी, ये आपको बताना है। तो देखो, सुंगा डायनेस्टी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र सुंगा ने फाउंड की थी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है एक सिंगल पेपर में। टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर्स अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे। तो खिलाफत कमेटी देखो फॉर्म हुई थी बॉम्बे में, कब हुई थी बताओ, मार्च 1919 में, मई 1919 में। तो ये हुई थी आपकी मार्च 1919 में। अगर मैंने एग्जैक्ट मंथ भी ना लिखाया हो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मार्च 1919 में ये आपकी फाउंड हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, सिंस द मौर्यन एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड सेपरेटली, द एम्परर हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एरियाज अराउंड। ठीक है, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग भागों पर अलग अलग शासन किया जाता था। सम्राट का आसपास के क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण था। तो देखो बहुत सारे रीजन थे, अलग अलग लोग उसको मतलब कर देखते थे, लेकिन जो मेन लीडर होता था, जो एम्परर होता था, वो डायरेक्ट कंट्रोल करता था किस पे, पाटलिपुत्र पे। और भाई देखो कैपिटल भी, जब कैपिटल पे तो इंसान सबसे ज्यादा फोकस करेगा ही ना। आपको पता है, अगर आपको ये सवाल का आंसर भी नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये पता है कि जो मौर्यन एम्पायर था उसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, तो थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो आप आराम से कर लोगे इस सवाल को। रवि कीर्ति कंपोज्ड प्रहस्ती ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्य रूलर। ठीक है, रवि कीर्ति ने एक जो प्रहस्ती कंपोज की थी वो किस चाणक्य रूलर के उसमें की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, पुलाकेशिन सेकंड था। ठीक है, पुलाकेशिन सेकंड। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, चालुक्य डायनेस्टी से। तो चलो थोड़ा सा हम चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चालुक्य डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। और देखो हमको बहुत कंफ्यूजन होती है, आप चालुक्य पढ़ोगे, बादामी चालुक्य है, आपका बेंगी बेंगी चालुक्य है, कल्याणी चालुक्य, तो आपको कंफ्यूजन रहता होगा ये है क्या। आज चालुक्य डायनेस्टी से रिलेटेड आपके सारे सवाल दूर हो जाएंगे, और ये जो कंफ्यूजन है चालुक्य डायनेस्टी कि ये बादामी चालुक्य आ जाता है कहीं पे, बेंगी चालुक्य आ जाता है, कल्याणी चालुक्य आ जाता है, ये क्या चीज है, और इनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए। और आज चालुक्य डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं वो यहाँ पर आज आपके कवर हो जाएंगे। तो आप हेडिंग डालो, पुलाकेशिन सेकंड वन ऑफ द ग्रेट रूलर रहा था चालुक्य डायनेस्टी का, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी आप हेडिंग डालो चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, आपने हेडिंग डाली है चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी देखो जो ये रूल कर रहे थे किस पार्ट में कर रहे थे, ये साउदर्न और सेंट्रल इंडिया में रूल कर रहे थे। तो अगर आप इनका रूलिंग पार्ट देखो, साउदर्न एंड सेंट्रल इंडिया में ये रूल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखो तीन तरह के चालुक्य हुए, वो अभी देखो मैं बताता हूँ क्या था। थ्री चालुक्याज हुए यहाँ पर। एक थे बादामी चालुक्य, या चालुक्याज ऑफ बादामी भी बोला जाएगा, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। बादामी ऑफ चालुक्य बोल सकते हो, बादामी, सॉरी, बादामी ऑफ चालुक्य। ठीक है, आप बादामी ऑफ चालुक्य बोल सकते हो। और या सॉरी, मैं ऑफ क्यों लगा रहा हूँ, बादामी चालुक्य बोल सकते हो, या चालुक्याज ऑफ बादामी बोल सकते हो, चालुक्याज ऑफ बादामी बोल सकते हो। ठीक है, एक हुए आपके बैंगी चालुक्य, तो इनको चालुक्याज ऑफ बैंगी भी बोल सकते हो। एक हुए आपके कल्याणी। देखो ये ऐसे समझो कि आपके बाबा थे और उनके तीन भाई थे। ठीक है, एक
एक एक्स शहर में रहते हैं, एक वाई शहर में रहते हैं, एक जेड शहर में रहते हैं, ठीक है। एक दिल्ली में रहते हैं, एक मद्रास में रहते हैं, ठीक है, एक मद्रास में रहते हैं और एक बॉम्बे में रहते हैं। तो और आपका जैसे सरनेम है अग्रवाल, मैं आपका सरनेम ले लेता हूँ, आपका सरनेम है अग्रवाल। तो बस आप ऐसे कि ये दिल्ली वाले अग्रवाल है, ये मद्रास वाले अग्रवाल है, ये बॉम्बे वाले अग्रवाल है, बस इतना ही डिफ्रेंशिएट था। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो चालुक्याज ने, जहाँ देखो बादाम, ये जगह का नाम है, बादामी, बेंगी और कल्याणी। जिन चालुक्याज ने बादामी कैपिटल, जब बादामी कैपिटल पर रूल किया, जिनकी कैपिटल बादामी थी उन्हें चालुक्याज ऑफ बादामी बोला गया। जिन्होंने, जिनकी कैपिटल बेंगी थी उनको चालुक्याज ऑफ बेंगी बोला गया। जिनकी कैपिटल कल्याणी थी उनको चालुक्याज ऑफ कल्याणी बोला गया। बस इतना सा है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना, वो बादामी चालुक्याज के बारे में पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में भी देखेंगे, बट पेपर में जो सवाल बनते हैं वो बादामी चालुक्याज से बनते हैं, ठीक है। तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लेना। देखो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, बादामी चालुक्याज के बारे में। बादामी चालुक्याज के बारे में, अब इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है। सबसे मतलब अर्लीस्ट चालुक्याज यही थे, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी, तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बादामी से समझ में आना चाहिए। कैपिटल थी आपकी बादामी, या इसे आप बातापी भी बोलते थे, बातापी भी बोलते थे, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसके जो फाउंडर थे, बादामी चालुक्याज के फाउंडर, वो कौन थे, पुलाकेशिन वन थे। पुलाकेशिन वन क्या से इसके फाउंडर थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट रूलर, फर्स्ट रूलर अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो अगर फर्स्ट रूलर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जय सिम्हा थे। देखो वैसे तो जो फर्स्ट रूलर होगा वो फाउंडर होगा, लेकिन देखो अगर आपसे रियल फाउंडर पूछा जाए, रियल फाउंडर, तो वो पुलाकेशिन फर्स्ट ही होंगे, ठीक है। फाउंडर पूछा जाए तो जय सिम्हा हो सकता है, लेकिन मैंने जो देखा है वो रियल फाउंडर ही पूछा जाता है, उसका आंसर पुलाकेशिन फर्स्ट ही होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है कीर्ति बर्मन। वो बस आपको पता होना चाहिए कि कीर्ति बर्मन चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था, कीर्ति बर्मन। कीर्ति बर्मन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कीर्ति बर्मन फर्स्ट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद आता है पुलाकेशिन वन। पुलाकेशिन सेकंड, सॉरी बन तो आ गया, पुलाकेशिन सेकंड। अब देखो एक तो ये मोस्ट पावरफुल रूलर था बादामी चालुक्याज का, एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ बादामी चालुक्याज का, ठीक है। और एक और चीज, जो अहोल इंस्क्रिप्शन है वो आपसे पूछ लिया जाता है कि किससे रिलेटेड है। तो जो अहोल इंस्क्रिप्शन है ना, अहोल इंस्क्रिप्शन, जो आपका अहोल इंस्क्रिप्शन है, वो आपका इससे ही से रिलेटेड है, पुलाकेशिन सेकंड से ही रिलेटेड है, ठीक है। अहोल इंस्क्रिप्शन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अहोल इंस्क्रिप्शन को कंपोज किसने किया है, किस कोर्ट पोइट ने कंपोज किया है, तो वो किया है आपका रवि कीर्ति ने, जो भी सवाल भी था। तो ऐसे भी सवाल बन सकता है कि रवि कीर्ति जो कोर्ट पोइट था वो किसके कोर्ट में था, तो पुलाकेशिन सेकंड के में था, इसने कंपोज किया अहोल इंस्क्रिप्शन। अहोल इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, पुलाकेशिन सेकंड से, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और देखो एक और चीज, हर्षवर्धन को किसी ने नहीं हराया था, लेकिन पुलाकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। डिफीटेड हर्षवर्धन, तो काफी पावरफुल था ये, डिफीटेड हर्षवर्धन। कहां पर, बैंक ऑफ नर्मदा पर, इसलिए इसे नर्मदा, बैटल ऑफ नर्मदा भी बोला जाता है, बैंक ऑफ नर्मदा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इस बैटल को बैटल ऑफ नर्मदा, ठीक है। और इसने हर्षवर्धन को हराया था, और किसको हराया था इसने, इसने आपका पुला उसको महेंद्र देव बर्मन को भी हराया था। एक पल्लव किंग था, एक पल्लवा किंग था, महेंद्र देव बर्मन फर्स्ट। महेंद्र देव बर्मन
फर्स्ट। ये एक पल्लवा किंग था, इसको भी पुलाकेशिन सेकंड ने क्या करा था, डिफीट किया था, इसको भी हराया था। और ये भी महेंद्र देव बर्मन फर्स्ट काफी अच्छा रूलर था। जैसे हर्ष को, अभी देखो हर्ष को किसी ने नहीं हराया था, लेकिन इसने हराया था, ठीक है। और पुलाकेशिन सेकंड के बारे में क्या, और देखो बाद में पुलाकेशिन सेकंड को ये महेंद्र देव बर्मन फर्स्ट होता है, इसका बेटा होता है, महेंद्र देव बर्मन फर्स्ट का बेटा होता है नरसिम्हा देव बर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा देव बर्मन फर्स्ट, ये इसका बेटा था। महेंद्र देव बर्मन का ये कौन था, बेटा था। ये मार देता है, ये मतलब कि इसको डिफीटेड कर देता है और मार देता है किसको, पुलाकेशिन सेकंड को। तो ये चीज याद रखनी चाहिए। पुलाकेशिन सेकंड को कौन मारता है, जो आपका महेंद्र देव बर्मन का बेटा होता है नरसिम्हा देव बर्मन फर्स्ट, वो पुलाकेशिन सेकंड को मार देता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए पुलाकेशिन सेकंड के बारे में। और आपको क्या पता होना चाहिए, लास्ट, इसमें लास्ट जो ये चालुक्यास थे, इनका लास्ट रूलर पता होना चाहिए। चालुक्यास का जो लास्ट रूलर था, पूछ लेते हैं कभी कभी, वो थे कीर्ति वर्मन सेकंड। कीर्ति वर्मन सेकंड, ठीक है, लास्ट चालुक्य रूलर थे। और इनको किसने मार के ये डायनेस्टी खत्म की थी, दांती दुर्ग ने। दांती दुर्ग ने, पता नहीं मैंने पढ़ा है या नहीं। ये जो दांती दुर्ग था, ये फाउंडर था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। सॉरी, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बादामी चालुक्याज हो गए। थोड़ा सा मैं आपको बैंगी चालुक्याज और बादामी चालुक्याज के बारे में बता, सॉरी बादामी देख लीजिए, बैंगी चालुक्याज और कल्याणी चालुक्याज के बारे में पढ़ लो। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इतना हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। पुलाकेशिन सेकंड वगैरह ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेपर पॉइंट इसलिए मैंने कराए। ठीक है, आपका कौन आ जाता है, बैंगी चालुक्याज, हेडिंग डालो, बैंगी, बैंगी चालुक्याज, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये ईस्ट में रूल कर रहे थे, ईस्टर्न चालुक्यास थे, ठीक है। और कैपिटल बैंगी थी, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, कैपिटल बैंगी थी। और इसके फाउंडर कौन थे, हम्म, पुलाकेशिन सेकंड का भाई था, ठीक है, पुलाकेशिन सेकंड का भाई था कौन, विष्णु वर्धन, इसके फाउंडर थे। और ये किसका भाई था, पुलाकेशिन सेकंड का भाई था ये, पुलाकेशिन सेकंड का भाई था। उसके बाद एक कल्याणी चालुक्याज हुए, कल्याणी चालुक्याज हुए। कल्याणी चालुक्याज की कैपिटल कल्याणी होगी। और ये जो वेस्टर्न का डेक्कन रीजन था, वहां पे रूल कर रहे थे। और अ, इसकी जो फाउंडर थे, देखो जो कैपिटल थी वो तो कल्याणी होगी, तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए। और फाउंडर थे ताई लापा सेकंड। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बादामी ऑफ चालुक्य इंपॉर्टेंट है। अब आपसे जैसे ऑप्शन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से चालुक्य की कैपिटल कौन कौन सी थी, कल्याणी, बादामी, बेंगी, और एक और कोई नाम दे देगा, तो बोलेंगे वन टू थर्ड, या पूछ लेगा इनमें से कौन सी नहीं थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो बादामी चालुक्य है उन्हें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, जितना मैंने आपको कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच रीजन, इन विच रीजन डिड द स्वदेशी मूवमेंट हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट ऑन पीपल। जो स्वदेशी इम्पैक्ट, देखो स्वदेशी मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, जहां स्टार्ट होगा वहीं पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा। मैंने आपको कहाँ बताया था कि स्वदेशी मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो स्वदेशी मूवमेंट मैंने आपको बताया था बंगाल में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कलकत्ता बंगाल में स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो ज्यादा जो इम्पैक्ट था वो बंगाल में ही था, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अवध वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन, देखो अवध मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट स्टेट पता होना चाहिए सतारा। फिर उसके बाद झांसी के बारे में मैंने याद करने को बोला था, झांसी कर लो, एक लास्ट स्टेट कर लो। लास्ट कौन सी थी, अवध थी। और अवध कब करी थी, एनेक्स कब करी गई थी ब्रिटिश के द्वारा, जो अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट 1856 में, कब की गई थी, 1856 में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स। जो ऋग्वेद है वो कितने भजनों का संग्रह है, तो ये हम पढ़ा चुके हैं जब मैं वेद पढ़ा रहा था आपको, 1028। ठीक है, 1028। According to Megasthenes, the guards of Chandragupta rode decorated with gold and silver during royal procession. मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजे हुए सवार होते थे। एलिफेंट, यूनिकॉर्न्स, हॉर्स या बुल्स। यहाँ पर बताना है क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर आपका एलिफेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द और देखो आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, जो आपका चंद्रगुप्त था उसने 500 सेल्यूकस निकेटर को एलिफेंट भी गिफ्ट किए थे। वैसे ये सवाल शायद पूछा नहीं जाए, लेकिन जस्ट बता रहा हूं। ठीक है, इन विच ईयर डिड कांग्रेस एंड। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप नोट डाउन कर सकते हो अपने, जो हमने मौर्यन एम्पायर किया है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इन विच ईयर डिड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइंड द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस देखे थे तो मैंने बताया था लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ है, 1916 में। लखनऊ पैक्ट आपका कब साइन हुआ है, तो 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ड्यूरिंग द चोला पीरियड मोवेंद्र वेलन एंड अरियर वर टाइटल्स ऑफ। तो मैंने शायद ये हम जब टाइटल्स पढ़ रहे थे तो हमने करा था मे बी, मैंने आपको बताया था मोवेंद्र बेलन और अरियर्स जो टाइटल्स थे वो रिच लैंड ऑनर्स होते थे, उनके टाइटल्स थे अमीर जमींदार के। ठीक है, तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार नॉन वायलेंट मूवमेंट। तो ये हम शायद पढ़ चुके हैं ना, खान अब्दुल गफ्फार खान जी के बारे में। ये खुदाई खिदमतगार के नॉन वायलेंट मूवमेंट के फाउंडर थे। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें कहाँ पर, भारत में इन्हें भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न भी मिला है। देखो दो ही ऐसे हैं जो नॉन इंडियन है जिनको भारत रत्न मिला है, एक खान अब्दुल गफ्फार खान और एक आपके कौन थे, नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये दोनों के बारे में आप पता होना चाहिए। बस्तर रिवेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट। जो बस्तर रिवेलियन हूँ, देखो मैंने आपको कराया था ना, बस्तर रिवेलियन कहाँ पे हुआ था, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर पूछा किस ईयर में हुआ था बस्तर रिवेलियन, तो बस्तर रिवेलियन हुआ था 1910 में। तो ये बात आपको इतनी पता होनी चाहिए। ये मैं जब आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 करा रहा था तो कुछ मैंने रिवॉल्ट और रिवेलियन लिखवाए थे वहां पर। हु अमंग द फॉल द लास्ट किंग मौर्यन एम्पायर का तो देखो कितनी बार आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी, तो ये भी रिपीट हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट पास्ट ब्रिटिश, मतलब ऐसा नहीं है कि पीडीएफ में, मतलब इसमें जो मैं करा रहा हूँ इसमें रिपीट हुआ है, ये पेपर में रिपीट हुआ है आपका सिंगल पेपर में। इतनी बार देखो मॉडर्न एम्पायर से कितना सवाल आया। और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग एक्ट। तो रिवॉल्ट ऑफ 1870, सॉरी आर्म्स एक्ट ऑफ 1870 एक बहुत अच्छे से हम देख चुके हैं। अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी थी। अश्वघोष किसके टाइम पीरियड पे कोर्ट पोइट था, तो मैंने आपको बताई थी कि जो अश्वघोष था वो किसके टाइम पे कोर्ट पोइट था, तो वो कनिष्क के टाइम पर कोर्ट पोइट था। और कनिष्क किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, कुशन डायनेस्टी से। ट्राइबल ग्रुप कॉल्ड संथाल्स। जो संथाल्स रिवॉल्ट है, मैंने आपको जब रिवॉल्ट कराई थी तब कराया था। संथाल रिवॉल्ट हुआ था 1855 में, और इसके लीडर कौन थे, सिद्धू एंड कानू। ये मैंने आपको लिखवा दिया है, सिद्धू एंड कनू, जब हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 कर रहे थे उस टाइम पर। द मुत्रियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग ऑफ कंचीपुरम ही होगा, क्योंकि आपकी जो पल्लव किंग की डायनेस्टी थी वो कंचीपुरम थी। अभी मैंने आपको पल्लव डायनेस्टी नहीं कराई है ना, चलो थोड़ा सा पल्लव डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। हेडिंग डालो पल्लव डायनेस्टी। तो देखो पल्लव डायनेस्टी की जो कैपिटल थी, पल्लव डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो क्या थी, आपकी कांचीपुरम थी। पल्लव डायनेस्टी की जो कैपिटल क्या थी, वो थी आपकी कांचीपुरम। ये बात आपको पता होना चाहिए। पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है, सिम्हा विष्णु है। सिम्हा विष्णु थे फाउंडर। ठीक है, और जो इनके इंस्क्रिप्शन है पल्लव डायनेस्टी के, जो पल्लव डायनेस्टी के आपके इंस्क्रिप्शन है
वो किस लैंग्वेज में फाउंड होते हैं? एक प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज में। प्राकृत एंड संस्कृत लैंग्वेज में आपके फाउंड होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? इंपोर्टेंट कुछ रूलर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी के। जैसे एक इंपोर्टेंट रूलर है महेंद्र बर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और महेंद्र बर्मन फर्स्ट के बारे में एक बार ये पूछा गया था कि ये किस धर्म के फॉलोअर थे? तो ये जैनिज्म के फॉलोअर थे, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। उसके बाद एक आए थे नरसिम्हा देव बर्मन फर्स्ट। नरसिम्हा बर्मन फर्स्ट, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो थे, देखो इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। एक इन्होंने रथ टेम्पल बनवाया था, कहां पर? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में, एक बात ये पता होना चाहिए। और नरसिम्हा वर्मन ने किसको हराया था? पुलाकेशिन सेकंड को हराया था। अभी हम जब देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था पुलाकेशिन, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो देखो इसी ने किसको हराया था? आपका पुलाकेशिन सेकंड को हराया था। वहां पर मैंने जो शायद आपको कराया था वो नरसिम्हा देव बर्मन कराया था ना, तो वो देव काट लेना भाई, नरसिम्हा बर्मन है इसका नाम, है ना। नरसिम्हा बर्मन फर्स्ट डिफीटेड पुलाकेशिन, डिफीटेड पुलाकेशिन सेकंड। ये कौन था? चालुक्य रूलर था, ये तो हम देख चुके हैं। और इसको हरा के, अब देखो ये चालुक्य रूलर था, इसकी कैपिटल थी बातापी। तो इसको हरा के ये जो नरसिम्हा देव वर्मन फर्स्ट है, ये एक टाइटल अडॉप्ट करता है, एक टाइटल अडॉप्ट करता है। उस टाइटल वो टाइटल कौन सा होता है? बातापी कोंडा का टाइटल होता है। बातापी कोंडा का वो टाइटल होता है। कौन किसका टाइटल होता है? बातापी कोंडा का वो टाइटल होता है। तो कोंडा का टाइटल क्यों किया? क्योंकि इसने बातापी कैपिटल थी, मैंने बताया था बादामी या बातापी। तो बातापी के रूलर को हराया, इसलिए इसने बातापी कोंडा का टाइटल अज्यूम किया था। उसके बाद नरसिम्हा वर्मन हो गया। महेंद्र बर्मन था एक, महेंद्र बर्मन सेकंड, ठीक है। तो महेंद्र बर्मन फर्स्ट, महेंद्र बर्मन सेकंड ऐसे आए तो आप ये लगा सकते हो वो। और उसके बाद नरसिम्हा बर्मन सेकंड इंपोर्टेंट है। नरसिम्हा वर्मन सेकंड। तो देखो जो आपका नरसिम्हा वर्मन सेकंड था, नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने एक टेम्पल बनवाया था, सोल टेम्पल। सोल टेम्पल बनवाया था कहां पर? महाबलीपुरम में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक कैलाश नाथ टेम्पल बनवाया था कांचीपुरम में। कैलाश नाथ टेम्पल बनवाया था कांचीपुरम में, ठीक है। और अगर लास्ट पल्लव रूलर पूछ लिया जाए आपसे, लास्ट पल्लव रूलर अगर आपको पेपर में दे दिया जाए तो वो था अपरजीत। कौन था? अपरजीत। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लास्ट पल्लव रूलर कौन था? अपरजीत था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए पल्लव डायनेस्टी के बारे में। तो चलो मेरे भाई इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसमें हम टोटल 127 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। हमारे आज 6th लेक्चर कंप्लीट हो गए, 4 लेक्चर और बाकी हैं। 4 लेक्चर और कर लेना, आपकी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। आपको फिर हिस्ट्री में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं उसकी फीडबैक ज़रूर से दिया करो। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल और आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और अपडेट रिगार्डिंग व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलती हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और हाँ, ये गुजारिश है कि अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी 7th लेक्चर में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।